Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Southern English Medium School at Natajuna, and we continue this chapter number 7, environmental changes, right? We reached at this point, how does the earth get heated? हमने यहाँ पे देखा है कि अर्थ किस तरह से गर्म हो रही है, हीटेड हो रही है, that we going to learn about now and that we going to know about that. Here the picture of the figure showing the temperature on the earth. देखो, here the figure of the showing the temperature of the earth, the 1995 to 2004 mean temperature. See here. So you can slowly the temperature is increase day by day. How it is happen, that we going to know, right? So greenhouse gases, like which are the greenhouse gases? Please underline this one. The greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrogen oxide, chlorofluorocarbon, right? CFC, short form CFC, and halocarbon play an active role in the greenhouse effect. Please make underline this one. कौन कौन से गैसेज है जो ग्रीन हाउस में काफ़ी इफेक्ट करते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC जिसको कहते हैं, एंड हेलो कार्बन्स प्ले एन एक्टिव रोल. ये सारे जो है बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में. The increase in the proportion of these gases lead to the problem of global warming and climate changes. ये जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, हेलो कार्बन, ये सारे गैसेज है, इनका जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसके जो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से दिस गैसेज लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ये एक गैसेज है, एक ग्लोबल वार्मिंग को आगे बढ़ा रही है, उसको लीड कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है. उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट में चेंजेस आ रहा है. इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय द 0.6 सेल्सियस इन द लास्ट 100 ईयर्स. 100 साल में 0.6 सेल्सियस तापमान हमारा बढ़ा है, ये जरा याद रखना. हियर द कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट आर द प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर? 64% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. क्लोरोफ्लोरोकार्बन 65% एंड मीथेन 10% एंड हेलोकार्बन 0.5%. ठीक है. So each person in the world release 5.5 metric ton CO2. दुनिया में हर एक व्यक्ति 4.5 मेट्रिक टन कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. कितना? 4.5 मेट्रिक टन. 100 years the amount of CO2 was 275 ppm. Today is the 350 ppm. 100 साल के आसपास CO2 वो था 275 ppm के आसपास, अभी हो गया है 350 ppm के आसपास. तो आप समझ सकते हो किस तरह से बढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग. ppm का फुल फॉर्म होता है, ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन. प्लीज अंडरलाइन. फॉर एग्जांपल 280 ppm इक्वल टू 0.280%. ठीक है. तो ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन, राइट? प्लीज अंडरलाइन कर लो इसको. Here the diagram of the increase the average temperature on the earth in the last 150 years. पिछले 150 ईयर्स में किस तरह से ग्लोबल का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो. ये तो टेम्परेचर एनम ले सेल्सियस में है, ये पूरी तरह से इतना बढ़ गया. देखो तो रेट मार्क है 5 ईयर का एवरेज है, और जो दूसरा मार्क है एनुअल ईयर का एवरेज है, बहुत बढ़ गया है. तो आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है. दैट इज़ वेरी डेंजरस साइन फॉर अस. वी नो दैट डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ शुगर और सॉल्ट हैज़ टू बी द एडेड इन द वेजिटेबल्स और टी. And what would happen if we add more sugar or salt? In the same way, there is a balance of proportion of gases in the atmosphere. Imagine what would happen to this balance if the proportion of carbon dioxide increase in the atmosphere. देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया. अगर हम वेजिटेबल्स में शुगर और क्या बोलते हैं, और चाय में हम चाय पत्ती डालते हैं, और शुगर और सॉल्ट अगर मात्रा उसकी ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है?
है ना। तो आपको पता है अगर हम सब्जी में ज़्यादा शुगर डाल दें या फिर ज़्यादा सॉल्ट डाल दें तो क्या होगा, बिगड़ जाएगा ना, पूरा स्पॉयल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड का पोर्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली हमारा जो एटमॉस्फेयर डेफिनेटली स्पॉयल हो जाएगा एंड दैट नॉट कंफर्टेबल फॉर द बायोस्फीयर के लिए अच्छा नहीं है। तो विच आर द विच दे आर द there are many living things which is living in this earth, on this earth, and we have to careful about, because if the carbon dioxide increase, so we will not sustain in this, we will not sustain on this earth, so make sure। तो इसी प्रकार से होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने लगा ना, तो जिस तरह से सब्जी बिगड़ जाती है ज़्यादा शुगर या सॉल्ट डालने की वजह से, उसका बैलेंस नहीं रहता, इसी प्रकार बैलेंस नहीं रहेगा तो बिगड़ जाएगा ये एटमॉस्फेयर भी। स्टडी द टेबल एंड एबल द स्टेट हाउ मच आर वी रिस्पॉन्सिबल इन एडिटिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। हम किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, हम 100% रिस्पॉन्सिबल है कह सकते हैं। ये देखो, थर्मल पावर स्टेशन 200 मेगावाट ईयरली है, 9 लाख टन, जो ये प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस रिलीज दैट एग्रेवेटेड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो कॉलम है थर्ड वन, उसमें दिखाया रहा है कि कितना गैसेस रिलीज होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करता है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। वो कौन कौन से गैसेज हैं, कितने गैसेज रिलीज करते हैं ये सारे पावर स्टेशन। तो ये जो थर्मल पावर स्टेशन है और 200 मेगावाट, वो साल में 9 लाख टन तक गैसेस रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर बिगड़ता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मोटर कार है, वो साल में 17 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ करता है, जो ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है। एसी यानी ऑन एवरेज 2 आवर्स होता है, जो अगर 2 घंटे में, समझे कि अगर 2 घंटे एसी चला है तो भी 24 घंटे में 2230 किलोग्राम्स तक का ग्रीन हाउस इफेक्ट वो बना कर सकता है। CFC गैस होता है उसमें, एसी में CFC होता है। टीवी में भी 24 आवर्स में 190 किलोग्राम्स तक सोचो, टीवी भी रेडिएशन रिलीज़ करता है जो एटमॉस्फेयर के लिए ख़राब है। ट्यूबलाइट है, कंप्यूटर है और फ्रिज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव टू डायरेक्टली इफेक्टिव टू एटमॉस्फेयर। सो ये टीवी, मोटर, एसी, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, फ्रिज, मोटर कार, थर्मल पावर, these all are things which we use regularly based, right? This is our daily need. So see, we develop things for our convenience, for our better life, but we also damage our atmosphere. This is not good thing, right? ये हमें ज़रा सोचना होगा। Now about methane यानी CH4, मीथेन का शॉर्ट फॉर्म है CH4। The massive increase in methane proportion from 3.5 ppm in the year 1750 to 1764 ppm in the year of 2005 was due to the reason listed below। ये किस तरह से मीथेन का इंक्रीज हुआ है वो अंडर यहाँ पे है ब्रैकेट में, हम देख सकते हैं इसमें। फर्स्ट रीज़न है एक्सेलिंग ऑफ एनिमल एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, 14 करोड़ टन रिलीज मीथेन होगा। एंड पेडी कल्टीवेशन में 15 करोड़ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द बायो डिग्रेडेबल वेस्टेज में 7 करोड़ टन है। ये मीथेन रिलीज के लिए कितना सालाना हो जाता है, ये है यहाँ पे थिंक टू नो में देख ले क्या लिखा है। ऑल द थिंग्स यूज्ड बाय द ह्यूमन इन वन डे हैज़ 80% ऑफ द एयर इन इट। All the things used by human in one day has 80% of the air in it. A man breathes 200 times every day. See, and in this way a man consumes 16 kilogram of oxygen from the environment per day. यानी कि 16 किलो ऑक्सीजन ले लेते हैं रोज, डेली, ठीक है। 80% ऑफ एटमॉस्फेयर में जो हम चीज़ें खाते हैं पीते हैं उसके अंदर भी ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ऑब्जर्व कर लेते हैं वो थिंग। तो इस हिसाब से चले ना, तो हम एक मैन होता है, एवरेज मैन होता है, वो कितनी सांस लेता है, हाउ मेनी टाइम्स ही टेक अ ब्रीथ, 200 टाइम एवरी डे ही टेक अ ब्रीथिंग, है ना। तो टोटल वो कंज्यूम करेगा 16 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो 22 टाइम्स
22,000 टाइम्स वो ऑक्सीजन ब्रीथ करता है और वो टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम करता है 16 किलो यानी 60 किलोग्राम, सोचो। देन उसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नॉलेज था, मतलब ये जरा हाईलाइट कर लेना। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है वो देखेंगे हम। नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 270 ppm टू रिसेंट 390, ये इंक्रीज इतना हुआ, ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपके। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस कितना इंक्रीज हुआ वो देखेंगे हम। ड्यू टू द यूज़ ऑफ फॉर्म, अभी इसको अंडरलाइन कर लो जरा। Due to the use of foam, plastic and refrigerator, AC and circuit aerosol spray, minute particles having the size ranging from the 1 micro 10 micro is known as the aerosols. तो एक्सेट्रा देयर हैज़ बीन इंक्रीज द CFC, ये सारे चीज़ें CFC को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। थिंग टू नो में क्या है, एज पर द रेजोल्यूशन पास बाय द UN on 23 January 1995, 16 September is observed as a ozone day. आफ्टर 1980 ईयर 2007 वॉज द होटेस्ट ईयर। देखो 16 सितंबर को यूएन ने 23 जनवरी 1995 की रेजोल्यूशन पास किया कि भाई हम 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट करेंगे। वी सेलिब्रेट, वी ऑब्जर्व ओजोन डे ऑन 16 सितंबर। और 1980 ये सबसे होटेस्ट ईयर था, अभी लास्ट में होटेस्ट ईयर था 2007, ठीक है। 2007 सबसे होटेस्ट ईयर था, ये भी हमारे नॉलेज के लिए है। तो ये देख लो आप किस तरह से बढ़ रहा है हमारा ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है। नाउ इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट क्या क्या है हम वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशंस। सर्टेन स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर नॉन एज द डिसअपीयरिंग सच एज ए स्पैरो एंड वल्चर। देखो चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन, ठीक है। अभी चेंजेस आप हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब से वेजिटेशन का ग्रोथ हो रहा है, उसमें हम चेंजेस देख सकते हैं। सर्टेन स्पीसीज, कुछ स्पीसीज है जैसे कि बर्ड्स आर नॉन एज अ डिसअपीयर, कुछ ऐसे स्पीसीज है और बर्ड्स जो डिसअपीयर हो गए हैं, जैसे कि स्पैरो है, वल्चर है, हम देख भी नहीं पा रहे हैं अभी वल्चर को, तो बिल्कुल डिसअपीयर हो गए है ना। 2000 ग्लेशियर ऑफ हिमालय हैव रिसीडेड एंड मेल्टेड, दैट मीन्स का देख सकते हैं 2000 ग्लेशियर 2000 ग्लेशियर ऑफ हिमालय वो मेल्टेड हो रहा है, पिघल रहा है। जो ग्लेशियर है हिमालय का 2000 ग्लेशियर ऑफ हिमालय वो पिघल रहा है, मेल्टेड हो रहा है। यहाँ पे ग्रेजुअल चेंजेस ऑब्जर्व इन द ग्लेशियर, अब देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली डेली बेसिस पे जो ग्लेशियर है वो मेल्टेड हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मई 12, 2001 में ये कंडीशन थी, उसके बाद जुलाई 1, 2003 में देखो एक और बढ़ गया, और यहाँ पे तो देखो कहाँ तक पहुँच गया 2006 में। तो अब तो अभी तो 2020 है, तो हाउ मच द इंक्रीज दैट वी हैव नो आइडिया, राइट। So what are the effect of global warming that we going to learn? These are the effect of global warming that we going to know. There has been an increase in the nature calamities like famine, cyclone, excessive rain, flood in the last 10 years. इसकी वजह से नेचर कैलेमिटीज़ आई है, लाइक famine है, साइक्लोन आया, एक्सेसिव रेन हुआ, फ्लूड हुआ 10 साल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतने इफेक्ट हो। उसके बाद क्या होता है, द प्लेस रिसीविंग हैवी रेनफॉल आर नाउ एक्सपीरियंस लेस रेनफॉल। जो जगह थी जहाँ पे काफ़ी बारिश होती थी, अभी वहाँ पे कम बारिश हो रही है या फिर लेस बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। राजस्थान एंड दुबई एक्सपीरियंस हैवी रेन, देखो राजस्थान और दुबई में ज़्यादा बारिश हो रही है, जो रेगिस्तान डेजर्ट एरिया है। एंड देयर इज़ अ स्कैंटी ऑफ रेन इन द चेरापूंजी, अभी चेरापूंजी में भी बारिश की कम मात्रा होने लगी है, स्कैंटी हो जाता है वो। द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस हैज़ गॉन डाउन, जो पल्स है उसका जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो गया है। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर भी डिक्रीज हो गया है। द मेल्टन ऑफ ग्लेशियर हैज़ इंक्रीज द वाटर लेवल इन द ओशन, जो ग्लेशियर है वो जो मेल्टिंग हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पिघल रहा है, उसकी वजह से जो ओशन का वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है। दिस हैज़ एग्रेवेटेड द इरोजन ऑफ कोस्टल, ठीक है। तो ये जो कोस्टल एरिया है उसको इरोजन करेगा, उसको इरोज करेगा, पूरी तरह से धो डालेगा। ह्यूमन बीइंग विल फॉल विक्टिम टू द डिहाइड्रेशन एंड मल न्यूट्रिशन ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर के इंक्रीजन की वजह से ह्यूमन बीइंग है वो डिहाइड्रेशन के शिकार होता है, ठीक है, और मल न्यूट्रिशन के भी उसकी वजह से भी वो बढ़ रहा है।
देयर विल बी द चेंजेस इन द साइकिल ऑफ सीजन, उसकी वजह से सीज़न में जो सीज़न की जो साइकिल थी, जो रूटीन था, वो भी चेंज हो रहा है। हम देख सकते हैं अभी सन, मानसून, विंटर, वो थोड़े डिस्टर्बेंस हो गया है। पूरा साइकिल है, पूरा अभी पूरा प्रॉपर नहीं है, वो पूरा अप एंड डाउन हो चुका है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समर एंड द विंटर सीजन विल चेंज। तो अभी जो समर और विंटर का जो कैरेक्टर था, जो एक्सप्लेनेशन था, वो पूरा चेंज हो चुका है ना। वो भी पहले कितने टाइम का था, अभी कितने दिन का, वो भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। द salinity ऑफ द soil इन गुजरात विल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ 25 सेंटीमीटर सी लेवल। 25 सेंटीमीटर सी लेवल गुजरात में इंक्रीज हो चुका है। उसकी वजह से जो सोयल की जो ज़मीन है, सोयल है गुजरात की, उसमें सेलेनिटी यानी सॉल्टी बढ़ गई है, सॉल्टिनिटी बढ़ गई है। सेलेनिटी यानी खारास होते, खारी ज़मीन होने लगी है अभी, वो बहुत बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ 20 सेंटीमीटर सी लेवल है, वो बढ़ रहा है गुजरात का। और वाई दिस इज बिकॉज ग्लेशियर वॉज वो मेल्टिंग हो रहा है, उसकी वजह से सी लेवल अप हो रहा है। देर इज़ अ मार्केट डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मार्केट डिक्लाइन हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीज लाइक कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा इज इंक्रीज मोर एंड मोर। The area near the coast of Maldives, Bangladesh, Philippines, West Indies and Australia have submerged. So the area near the coast of Maldives, Bangladesh, Philippines, West Indies and Australia have submerged. तो काफ़ी जो कोस्टल एरिया तो सबमर्ज हो चुका है ये सारे एरिया। According to the ANO institution named Greenpeace, approximately 55 lakhs people living in Gujarat will have to migrate in the year of 2100 C। तो 2100 C तक गुजरात में लगभग 55 लाख पीपल है, उनको माइग्रेट होना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, जिसकी वजह से उन लोगों को पूरा शिफ्ट होना पड़ेगा। द फ्लावर्स आर लूजिंग देयर फ्रेगरेंस, फ्लावर अपनी खुशबू घुमा रहा है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एंड बीहीव आर डिसअपियरिंग फास्ट, बीहीव है वो भी डिसअपियर हो रही है। अगर वो हो गई डिसअपियर तो ख़त्म हो गई बात, कुछ नहीं हो सकता। you know what is the importance of bee for us, right? Here the picture of the factor increase the temperature of on the earth, so we can see the factor effect on the earth, right? We can see the ozone layer, UV रेडिएशन एंड यूवी, राइट, ये दोनों है यहाँ पे। तो ओजोन लेयर है, उससे क्लीन करके आता है, वो अर्थ में डायरेक्ट इफेक्ट होता है। फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, फैक्ट्रीज है, दीज आर द फैक्टर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। तो सी इमेज 7.10 मेक द नॉट बेस्ड ऑन द हाउ मच CO2 बीइंग द रिलीज्ड। देखो ये पूरे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कर रहा है ना। तो नाउ सेकंड इज दैट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर कौन से जो पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, नॉन कन्वेंशनल यानी अनलिमिटेड जो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर में जो ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट है वो कम हो सकती है, वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यानी रिन्यूएबल सोर्सेज। यहाँ पे है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, sorry for that, I just scrolling more. Wind energy, biomass and tidal energy, the non conventional source of energy। ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के, जिससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड नहीं होगा और हम एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे रेमेडीज़ हैं दैट वी कैन यूज़ फॉर आवर एटमॉस्फेयर, फॉर आवर यूज़। आई होप you all got point from my side, right? So next point we will continue from this measure of prevent global warming, how to we can measure the global warming, that we will see in into next video. So please stay home, stay safe, take care of yourself, have a nice day, bye.